वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं। 13 फ़रवरी को पेपर है IIT जैम का। और अब इतना टाइम नहीं बचा है कि हम IIT जैम के साथ साथ नेट की भी प्रिपरेशन कर लें, उसी के साथ साथ गेट की भी प्रिपरेशन कर लें, उसी के साथ साथ TIFR की भी प्रिपरेशन कर लें। नाउ यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द सिलेबस ऑफ IIT जैम ओनली। ठीक है, अब क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पहले पढ़ें, क्या बाद में पढ़ें, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, मॉक टेस्ट कैसे दें, ये सारी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सब्सक्राइब करना चाहूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी कंसिस्ट ऑफ DC that is differential calculus, RA that is real analysis, GT that is group theory, and LA that is linear algebra, ODE ordinary differential equation, IC integral calculus. ओके, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें जो DC वाला पार्ट है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये आपको सबसे पहले कर लेना चाहिए। ये चाहे कोई भी इंसान हो, तो आप किसी भी टाइप के इंसान है, कोई भी है, DC आप सबसे पहले कर लें। इसके मल्टीपल रीजंस है। पहली बात तो ये है कि DC का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है पेपर में। दूसरी बात, जो DC के कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ा सा बिल्ड होने में टाइम लेते हैं। और तीसरी बात ये भी है कि जो DC के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं जैम में, वो इस टाइप के होते हैं कि हर एक क्वेश्चन का अपना एक पर्टिकुलर अप्रोच होता है और वो उसी अप्रोच से सॉल्व होते हैं। और जो अप्रोच है ना, वो एक प्रोसेस होता है। ठीक है, आप क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, क्वेश्चंस को लगाने में फेल हो रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस देख रहे हैं, अप्रोच देख रहे हैं, कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं, वो अप्रोच को डेवलप कर रहे हैं। दैट इज़ अ प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस टेक्स टाइम। ओके, तो अच्छा यही होगा कि DC को आप पहले कर लें, और जब आप DC को कर चुके हैं और बाकी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तब आप DC के क्वेश्चंस को हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा के देखो कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम जैम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अगर आप पहले से कर लेंगे, कॉन्सेप्ट आपको एक बार पता चल जाएगा ना, इसके बाद आप इसके क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करते रहिए बाद में। उसके बाद जब भी आप ये जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, ODE है जो कि पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड होता है, और IC है इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें ये भी पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड होता है और ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। इंटीग्रल कैलकुलस तो ऐसा है कि आपको एक बार इसके क्वेश्चंस का अप्रोच पता चल गया, उसके बाद आराम से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तब आप जो अप्रोच डेवलप करने वाले टॉपिक्स हैं, जिनमें आप उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं उस टाइम पर। रियल एनालिसिस जो है ना, रियल एनालिसिस में आप टोपोलॉजी तो बचा नहीं है, तो बचा क्या है, सीक्वेंस और सीरीज बचा है। और ये जनरली किस पे बेस होता है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस और सीरीजेस। ठीक है, और ये जनरली वही टेस्ट वगैरह होते हैं ना, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के, ये उस पर बेस्ड होता है। और वो भी लगभग मतलब सारे सिंपल ही, ऑलमोस्ट सिंपल आते हैं। बस एक चीज़ मुझे ऐसी लगती है जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, दैट इज़ रिकर्सिव सीक्वेंसेस। तो वो थोड़ा सा मतलब लेंथी हो जाता है, उसको टेस्ट करना कहाँ पे वो मतलब कन्वर्ज कर रहा है, सो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा मुझे रियल एनालिसिस भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। तो आप, मुझे लगता है कि आप DC पहले कर लें, LA पहले कर लें, उसके बाद रियल एनालिसिस कर सकते हैं या फिर ग्रुप थ्योरी कर सकते हैं। ग्रुप थ्योरी का क्या है कि कॉन्सेप्ट तो डिफ़िकल्ट है ग्रुप थ्योरी की, थोड़ा सा टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट डेवलप करने में, लेकिन जो जैम में क्वेश्चन आते हैं ग्रुप थ्योरी के, वो सिंपल होते हैं। वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस एक दो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो कि डिफ़िकल्ट हो, पर वो भी हो जाते हैं। ठीक है, एक बार हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो GT भी आप बाद में कर सकते हैं। बस ये डिफरेंशियल कैलकुलस LA पहले कर लें, RA GT उसके बाद कर सकते हैं, और ODE IC को आप लास्ट में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात। नाउ टॉकिंग अबाउट practice is of two types. One is basic practice and another is the advanced level practice. ठीक है, the basic practice is when you जब हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होते हैं, टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, तभी हम उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस लगा कर देखते हैं। मतलब थ्योरी के साथ साथ जब हम
क्वेश्चंस लगाते हैं, दैट इज़ बेसिक प्रैक्टिस। एडवांस प्रैक्टिस इज दैट जिसके लिए हम अलग से टाइम निकाल रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एंड एक फिक्स जो अमाउंट है क्वेश्चंस का हम उनको ही डेली सॉल्व कर रहे हैं। अब उन जो फिक्स अमाउंट है ना, उससे ना तो हमें कम क्वेश्चन सॉल्व करने और ना तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने। कम का आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा का समझ में नहीं आ रहा होगा, वो मैं समझा देती हूँ। ज़्यादा सॉल्व नहीं करनी, इसका कारण है कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब ये कंसिस्टेंसी यहाँ कैसे रोल प्ले कर रही है वो मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो कि आपने डेली के 10 क्वेश्चन फिक्स करके रखे हैं कि मुझे 10 क्वेश्चन इस टॉपिक के लगाने हैं, लेकिन आपने 10 क्वेश्चन की जगह 50 क्वेश्चन लगा लिए पहले ही दिन, ये सोचकर कि अब आगे के 5 दिनों का काम तो मेरा सॉर्टेड हो गया क्योंकि मैंने 50 क्वेश्चन लगा लिए हैं। अब मुझे 6वें दिन क्वेश्चन उठाकर देखने होंगे, तब मैं सॉल्व कर लूँगा। 5 दिन तो मस्ती करूँ, ठीक है। अब जब आप 5 दिनों तक कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मतलब मस्ती कर रहे हैं, तो जब आप 6वें दिन को क्वेश्चन उठाकर देखेंगे ना, जो क्वेश्चन आप लगा चुके हैं वो क्वेश्चन जब आप उठाकर देखेंगे, तब आप उन्हीं क्वेश्चन को पहचान नहीं पाएंगे, उन्हीं क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ अ रोल ऑफ कंसिस्टेंसी। आपका दिमाग एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस में नहीं रहा है तो वो कॉन्सेप्ट्स को भूलना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से अपने दिमाग को की जो कंसिस्टेंसी उसको फ्लक्चुएट नहीं करना है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस लेकर चलने हैं और उतना ही लगाना है एंड तक, जिससे हमें कॉन्सेप्ट्स तो एटलीस्ट याद रहें। तो ये हो गई प्रैक्टिस की बात। थर्ड थिंग इज़ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको वैसे ही देना है वीकली। अगर आप एक दे रहे हैं तो आप एटलीस्ट एक दीजिए अभी से। हाँ, और जो लोग अभी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो अभी देना स्टार्ट कर दीजिए, अभी सिर्फ 6 महीने बचे हैं। ओके, अब एक नई चीज़ जो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, दैट इज़ अ रिपोर्ट कार्ड। नाउ व्हाट इज़ अ रिपोर्ट कार्ड? रिपोर्ट कार्ड बेसिकली विल कंसिस्ट ऑफ सम कंपोनेंट्स। सो व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स? जो पहला कंपोनेंट होने वाला है मार्क्स दैट यू ऑब्टेन इन योर मॉक टेस्ट। ठीक है, जो भी मार्क्स आए हैं आप उसको लिखना है। सेकेंड कंपोनेंट विल बी लाइक मिस्टेक्स दैट यू आर कमिटिंग इन योर मॉक टेस्ट, वो सारी मिस्टेक्स आपको लिखनी है। थर्ड विल बी द थ्योरी पार्ट, जिस थ्योरी पार्ट में आप लैग कर रहे हैं, जो थ्योरी टॉपिक है जिसमें आपको लगता है कि आपकी थ्योरी कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ी नहीं हुई है, आपको वो सब कुछ लिखना है, उसमें पर्टिकुलर टॉपिक लिखना है। ऐसा नहीं कि पूरा हमने ग्रुप थ्योरी लिख दिया, पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा लिख दिया। दैट इज़ अ वास्ट टॉपिक ना, दैट इज़ फुल एब्स्ट्रैक्ट थिंग। आप पर्टिकुलर टॉपिक लिखना है जो आपको लग रहा है कि हाँ मेरे यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, इसमें मेरी कमी है और वो मुझे सुधारनी है, वो सब लिख दो। इसके अलावा जो सेक्शन है जिसमें आपको लगता है कि आप मार्क्स नहीं बना पा रहे हो, क्यों मार्क्स नहीं बना पा रहे हो, वो आपको ऑब्जर्व करना है और वो सारे के सारे वो सब कुछ लिखना है उसमें। इसके अलावा नाउ इफ़ यू आर मेकिंग दिस रिपोर्ट कार्ड टुडे एंड यू विल ऑब्जर्व द रिपोर्ट कार्ड आफ्टर 1 मंथ, जब आप 4-5 मॉक टेस्ट दे चुके हैं, तब आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपने मॉक टेस्ट 1 में कितने मार्क्स लाए थे, सेकंड में आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया, थर्ड में आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया, फोर्थ में आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया, फर्स्ट में आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स लिखी थी, सेकंड में भी क्या वही मिस्टेक्स लिखी हुई हैं, कौन कौन सी नई मिस्टेक्स हैं जो आपने एड्रेस की हैं, थर्ड में क्या किया है, थर्ड में क्या कौन सी मिस्टेक्स एड्रेस की हैं न्यू, क्या पुरानी मिस्टेक्स दोबारा से लिखी हैं, फोर्थ वाले में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, वो सब कुछ। अब देखो यार, अगर तुम लोग नई मिस्टेक्स हर मॉक टेस्ट में लिख रहे हो ना, दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि यू आर एनालाइजिंग योर सेल्फ वेरी प्रिसाइजली नाउ। ओके, पर अगर आप बार बार एक ही मिस्टेक कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आप अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर रहे हो। मतलब जो मिस्टेक्स आपने पहले कमिट किया है वही आप दोबारा से कमिट कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा ही नहीं हुआ ना कुछ भी, क्योंकि आपने कुछ इम्प्रूव नहीं किया। ठीक है, तो ये होगी मॉक टेस्ट की बात। नाउ द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। देखो, मेनली डिस्ट्रैक्शन कब होता है? जब हमें पता नहीं होता है कि हमें पूरे दिन भर करना क्या है, हमारा डेली प्लान क्या है। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पूरे दिन का एक डेली प्लान बना कर रखें, क्योंकि होता क्या है, हमें पता तो होता नहीं है कि हमें पूरे दिन में करना क्या है। हम सोचते हैं कि हो जाएगा सारा काम, थोड़ा रिफ्रेश हो लेते हैं, फ़ोन चला लेते हैं और स्क्रॉल डाउन करते 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 कब 1-2 घंटे पूरा दिन निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। और हम दिन के एंड में सोचते हैं कि हमने तो पूरा दिन वेस्ट कर दिया, कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो इससे
अच्छा है कि हमें एक डेली प्लान बनाएं, शेड्यूल बनाएं, जिसमें हम ये लिखें कि हमें आज ये थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट करना है, आज हमें इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चंस कंप्लीट कर देने हैं, ये वाला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जिससे कि एक जो हमारा काम है ना एक दिन का, ये सॉर्ट हो जाए कि हाँ आज हमने इतना काम कर चुके हैं। उसके बाद ही आप कोई डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ को हाथ लगाएं। और मैं तो बोल रही हूँ कि ये डिस्ट्रैक्शन चीज़ों को हाथ मत लगाइए। इससे अच्छा है कि आप बाहर जाकर स्पोर्ट्स ज्वाइन करिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, वो ज़्यादा बेटर है, आपकी हेल्थ को भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गई अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है मैं बोलना चाहती थी कि बहुत सारे नए नए बच्चे होते हैं ना, बहुत जोश होता है कि हमें EIR 1 लानी है, EIR अंडर 10 लानी है, EIR अंडर 50 लानी है, लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि EIR अंडर 1 मतलब EIR 1 EIR अंडर 10 लाने के लिए उनको मार्क्स कितने लाने हैं, क्योंकि उन्हें एनालिसिस वाली चीज़ पता ही नहीं होती कि अगर पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग हम उसे जज कर पाएँ कि हमें कितने मार्क्स बनाने पड़ेंगे EIR लाने के लिए। देखो मार्क्स जो EIR जो है ना वो बाद की चीज़ है, आप EIR पे फोकस मत करिए। EIR से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, मार्क्स से EIR मिलने वाली है, ठीक है। तो पहले मार्क्स पर फोकस करो, मार्क्स अगर आ जाएंगे आपके अच्छे तो EIR तो अच्छी बन ही जाएगी ना, तो उसके बाद देते रहना इंटरव्यू हर जगह पर, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। और अब 6 महीने ही बचे हैं, जाकर पढ़ो जाकर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। और बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।